जय हिंद मेरे मीडिया के भाइयों और बहनों, कर दूं या नहीं कर दूं? वो यस, बहनें जी हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आजकल ढूंढना पड़ता है कई बार। मैं आप सबको सिर्फ ये एक एश्योरेंस दे सकता हूं कि हम आपसे नॉन पॉलिटिकल बात ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। उसमें से पॉलिटिक्स ऐसे रखिए, कोई बात नहीं। सो उसमें से पॉलिटिकल मैसेज निकालना वेल आपका काम ज़रूर हो सकता है, लेकिन हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। हमारी तरफ से अगर आपका सवाल आपने पूछा होगा, हम उसका सवाल के तौर पर जवाब देंगे। उसके पीछे और आगे की पॉलिटिक्स करना पसंद नहीं करेंगे और उसमें हमारा कोई एम नहीं है। मैं दूसरी बात क्लियर कर दूं, कई जगह पर मेरे से भी पूछा जा रहा है कि आप किसकी साइड हैं, गवर्नमेंट की या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी। मेरी सबमिशन है आप लोगों से, हम किसी की भी साइड नहीं हैं। हम बिल्कुल सही वाली बात कर सकते हैं आपसे। चीज़ अगर सही है या नहीं, वो जो कर रहा है वो उसको पता है। क्योंकि अगर अब आप मेरे से ये पूछे कि प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है या नहीं है, तो जनाब ये आपको भी पता है कि प्रोटेस्ट करना आपका हक है। लेकिन ये मुझे लगता है कि सरकार भी अपनी जगह ठीक है कि उस प्रोटेस्ट में आप सरकारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये आपका हक नहीं है। अब इसमें आप कहाँ सही और कहाँ गलत ले जाना चाहें, ये आपकी चॉइस है। जहाँ तक अग्निपथ और अग्निवीर के काम करने के तरीके की बात है, मैं जानबूझकर पूरी की पूरी स्कीम को रिपीट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उसमें हमारा 10 से 15 मिनट फालतू लग जाएगा। मैं उसको अगर 1 मिनट में, जिसको बोलते हैं बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर आपको और किसी को भी समझना हो, सीधी बात है, सरकार ने डिसीजन लिया अग्निपथ होगा। अग्निपथ का एम है 4 साल आप नौकरी करेंगे, 4 साल के बाद 25% को फौज में रखा जाएगा, बाकी 75% को साइड स्टेप किया जाएगा, बाहर भेजा जाएगा, सोसाइटी में भेजा जाएगा। जो मर्जी है आप वर्ड ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन है नहीं है, ये सब आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। जो स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस कर रही हैं, चीज़ें अच्छी हैं या नहीं, ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट का मामला है। जहाँ तक बात है ट्रेनिंग की, और कुछ लोगों का जो भ्रम है कि शायद फ़ौज का स्टैंडर्ड नीचे हो जाएगा, ये ज़रूर हम आपके साथ डिस्कस करने को तैयार है कि हमारा स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस बच्चे का स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसको प्रोटेस्ट करते समय जिस तरीके का वो प्रोटेस्ट कर रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमसे इसके ऊपर सवाल कोई भी पूछ सकते हैं। सो अगर किसी को स्कीम के रिलेटेड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। सर एक सवाल ये जो बेसिक सवाल है सभी के मन में है कि 4 साल बाद क्या, पहला सवाल इसी से जुड़ा। दूसरा है कि 4 साल बाद अगर वो किसी गलत रास्ते पर जाते हैं, उस पर क्या है आपका रिएक्शन? वील टेक अनदर 3 क्वेश्चंस को हम एक बार में हैंडल करेंगे। एक और आपने स्टैंडर्ड की बात की है, हमारी आर्मी वर्ल्ड क्लास आर्मी कहलाती है, ऐसे में स्टैंडर्ड आप कहाँ देखते हैं? वर्ल्ड क्लास, ओके। एक साल की भर्तियाँ हो चुकी हैं, आप वो रद्द हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? भर्तियाँ जो हो चुकी है वो रद्द हो जाएंगी। भर्तियाँ जो हो चुकी वो रद्द हो जाएंगे, ये सही स्टेटमेंट नहीं होगी। भर्तियाँ जो हो चुकी उसको कैसे रद्द कर दोगे? जो पास हो गए थे तो हाँ, अब आप ये बोल सकते हैं जो पार्शली प्रोसेस में थे। अब 2020 से गए नहीं होंगे तो उनकी एज आगे चलेगी, उनके लिए क्या एज फॉर, चलिए हम ये 3 सवालों को लेते हैं। सर आप बोलने वाले थे किसी पर? मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि ये स्कीम लॉन्च क्यों की गई, इसके पीछे इसका तात्पर्य क्या है। नंबर 1, आज की लड़ाई आप रशिया यूक्रेन में देख रहे हो, मैन पावर हैवी नहीं है, आज की लड़ाई टेक सेवी है। उसके लिए आपको यंग ब्लड चाहिए, उनको ट्रेनिंग दे के ड्रोन्स के साथ कैसे लड़ाई करनी है, मिसाइल्स कैसे फायर करनी है। वो जमाने गए जब मैन पावर से पहले हाथों से लड़ाई होती थी, तलवारों से लड़ाई होती थी, फिर बंदूकों से लड़ाई शुरू हुई। आज का हर एक लड़ाई टेक्निकल है, इसलिए हमें चाहिए यंग ब्लड आर्म फोर्सेस में।
इसलिए 17.5 साल से लेके 21 साल, आप 23 साल बढ़ा दी है ताकि फौज एकदम यंग हो। दूसरा मुद्दा था कि हमारा जवान 32 और 35 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता था। 32 साल और 35 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो फौज से बाहर चला गया, ठीक है उसको पेंशन मिलती है, बहुत नॉमिनल पेंशन मिल रही है, लेकिन जब लायबिलिटी बढ़ती है वो पेंशन काफ़ी नहीं है, उसके पास घर नहीं है, बच्चों की स्कूलिंग करनी है, सब कुछ करनी है। 35 साल में 80% लोग रिटायर हो जाते थे जवान, बहुत कम रेशियो लेवल तक जाते थे। उस मुद्दे को भी सॉल्व करना है। अब ये जो स्कीम आई है, ये स्कीम के ऊपर ये सारी डिटेल आप सबको साहब ने भी बता दिया, आपने पढ़ भी लिया है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। 1962 की लड़ाई में ऑफिसर्स के लिए 5 साल के लिए एक इमरजेंसी कमीशन शुरू किया गया था। ईसी ऑफिसर्स उसमें 5 साल के लिए भर्ती हुए थे। उसमें ये भी उनको दिया गया था कि 5 साल के बाद में जब वो यहाँ पर रेगुलर नहीं होते हैं तो वो अलाइड सर्विसेज IAS, IPS, IFS के लिए अप्लाई कर सकते थे। उनको 4-5 पेपर की जगह सिर्फ 2 पेपर में अपीयर होना था। और जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स रेगुलर नहीं बने, बाहर अप्लाई किए, काफ़ी लोग अलाइड सर्विसेज में चले गए। कोई DGP रिटायर हुआ, कोई सेक्रेटरी लेवल रिटायर हुआ। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब मैं आता हूँ अग्निवीर के ऊपर। 32-35 साल की उम्र में रिटायर होने वाला जवान, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कर दी है, सेंटर ने अनाउंस कर दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF, BSF, कोस्ट गार्ड्स, इन सब में हम रिजर्वेशन करेंगे। जो जवान उस सर्विसेज में चला जाएगा, उस डिपार्टमेंट को उनको ट्रेन सोल्जर मिल रहा है, जिसने 4 साल पूरी फुल फ्लेज ट्रेनिंग करके उनको अपनी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक ट्रेन किया हुआ जवान मिल रहा है। प्लस जवान को फ़ायदा ये है कि वो 60 साल तक नौकरी करेगा। 60 साल तक, क्योंकि पैरामिलिट्री में 60 साल तक की वो नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद रिटायर होगा। तब तक उस जवान की 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बच्चे सेटल हो जाएंगे, घर बन जाएगा और वो आराम से घर बैठ के पेंशन लेगा। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तीसरा एग्जाम्पल, ये ऐसी स्कीमें दुनिया में हर मुल्क में की गई हैं। इजराइल में सबसे पहले शुरू हुआ था, अमेरिका में हुआ था, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह हुई है ये स्कीमें। और आज उनकी आर्मी टेक्स सेवी है और एकदम थिन है। इतनी बड़ी आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें आर्मी चाहिए जो कि एकदम टेक्निकली क्वालिफाइड हो। अभी अगर आप लोगों का कोई सवाल है। ये सर जो 75% तो वापस आएंगे 100%, तो क्या सारे के सारे आप जो ये दूसरे जो भी जहाँ पर आप पैरामिलिट्री फोर्स बता रहे हो उसमें सब कंज्यूम हो जाएंगे क्या? 80% कंज्यूम हो जाएंगे। अगर आप उसकी वैकेंसीज वर्कआउट करो, 1 साल में कोस्ट गार्ड कितना भर्ती करता है, BSF कितना भर्ती करता है, CRPF कितना भर्ती करता है। और अभी फाइनेंस सेक्रेटरी ने बैंकों के CMD से भी मीटिंग की है कि ये इनको आप कैसे बैंकों में एब्जॉर्ब कर सकते हो। नेक्स्ट है PSUs में एब्जॉर्ब होंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते 80% की जगह हो सकता है ये 100% एब्जॉर्ब हो जाए। और जो लोग अपना 12 लाख रुपया आपको 4 साल के बाद मिल रहा है, जो अपना बिजनेस करना चाहता है उसके साथ 12 लाख में सर क्या बिजनेस होता है? 22 लाख जो 22 लाख क्या 22 लाख तो 11 लाख रुपए तो जब नौकरी करेगा उस तरह में अपना खर्चा चलाएगा, अपने परिवार को पालेगा। मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो बिजनेस ही कर सकता है। सर की बात में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि जो कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि 32 इयर्स ऑफ एज पे रिटायर किया जाता था, उसमें से हम 4 साल के बाद रिटायर कर रहे हैं, यानी उनकी पूरी लाइफ का 28 इयर्स हम उनको सर्विस नहीं दे रहे हैं या पेंशन नहीं दे रहे हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो 4 साल के बाद ज्वाइन करते हैं जॉब और उनकी नौकरी पूरे 60 साल तक की होती है, तो 32 और 60 में 28 साल का डिफरेंस होता है। और यहाँ पे केवल हम 28 साल पहले रिटायर कर रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ और भी है कि हम उनको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। एक
एक अपॉर्चुनिटी केवल इसमें नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी ग्रेजुअली आपने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने सर्विसेज में करती है। और सर का एक एग्जाम्पल बहुत ही रिमार्केबल है जो आप सभी को याद रखना चाहिए। 5 इयर्स के कमीशन के बाद जो अधिकारी आए, मैं 5 अधिकारियों को जानता हूँ, दो जो सर्व विथ मी HP बेस ऑफिसर्स। यहाँ पे एक मान सिंह चौहान साहब थे, उन्होंने सर 5 साल की कमीशन के बाद से पूरे 60 साल तक की नौकरी की। उसके बाद एक जगदीश शर्मा साहब थे, उन्होंने भी 5 साल के बाद ये किया। एक JP सिंह साहब हैं, वो स्टिल सर्विंग एज एन IG इन हिमाचल प्रदेश। मेरा ये कहना है कि आप देखिए कि उनको 5 साल के बाद कैप्टन दीवान सर, एग्जैक्टली सर। तो मेरा ये कहना है कि 5 साल के बाद जिस लड़के में पोटेंशियल होगा, जिसको काम करने की क्षमता होगी, 24 साल की उम्र को नौकरी के लिए प्रयास करने का होता है। उसके पहले आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का, एक तरह से एक सोल्जर बनने का एक मौका मिल रहा है। डेजिग्नेशन ऑफ सोल्जर इज इटसेल्फ वेरी प्रेस्टिजियस। आप एक सैनिक, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, ये कहने में अपने आप प्राउड फील होता है। ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, प्लस सर ने जैसा बताया 22 लाख का एक कॉर्पस आपको मिल रहा है, आप जैसे भी उसको यूज़ करना चाहें। बट आप उसके बाद तैयारी करके रिजर्वेशन का जो रिजर्वेशन मिल रहा है आपको इस बैकग्राउंड के चलते, उसका फायदा उठा करके आप 24 साल के बाद 25 साल 26 साल में आप अपने लाइफ में इस्टेब्लिश होंगे और पूरे 60 साल तक आपका करियर होगा। ये एक बिगनिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने फील किया है कि देश के प्रति सेवा करने का एक मौका है। मैं एक लाइन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देश की सेवा के लिए एक दिन भी अगर मौका मिलता है तो बहुत है, और नहीं करने वाले के लिए 40 साल का भी अगर मौका मिलता है तो वो किसी काम का नहीं। आपका दूसरा सवाल था स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन आर्मी, इसका जवाब मैं अब आपको दे देता हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन आर्मी ऐसा क्यों समझा जाएगा कि अग्निवीर आने से नीचे होगा, ऊपर क्यों नहीं होगा? आप एक बात बताइए, इसको मेरे तरह से मत देखिए, अपने कैलकुलेट कर लीजिए। हमने कैलकुलेट करके देखा है कि अगर हमारी 700 आदमियों की एक रेजिमेंट में टोटल 4 साल में 100 अग्निवीर आते हैं। अब आप लोगों का कहना क्या ये है कि वो 700 के ऊपर भारी पड़ेंगे स्टैंडर्ड नीचे ले जाने में, या वो 700 भारी पड़ेंगे 100 के ऊपर कि उन 100 का स्टैंडर्ड ऊपर आए? लॉजिक आपका अपना है, लगाने को आप तरीके से लगा लीजिए। सो मुझे लगता है किसी भी हालत में आपका स्टैंडर्ड नीचे नहीं आएगा। सर इस केस में एक सेकंड सर, मैं पहले आंसर कर दूँ, उसके बाद ज़रूर कर लीजिए। जो आंसर नहीं हुआ दैट इज़ एज फॉर ऑलरेडी क्वालिफाइड, जो आपने पूछा। मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने बड़े क्लैरिटी के साथ ये बोला है कि इस साल के लिए उन 2 साल के, पिछले 2 साल के बच्चे जो कि क्लियर कर चुके हैं अपना मेडिकल या फिज़िकल, उनको उस 2 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है। ये एज 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, आपके पास क्लैरिटी के साथ है। सो मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों के साथ जाति करी जा रही है। सर अप्लाई तो 17 ईयर वाला कर सकता है ना? नहीं, 17 to 21 था, 17 to 21 था, 17 and a half to 23 कर दिया। ये करेक्ट बात होनी चाहिए। मतलब उसके आप आकलन कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनके साथ हम टेम्पर नहीं कर रहे हैं। पहला है ट्रेनिंग। आपके हिसाब से ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड कम होने के वजह से शायद गिरेगा, ऐसा मैं समझता हूँ, ये सवाल है। इंडियन आर्मी में आज की नहीं, अगर पिछले 70 साल की मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप अपने आप इवैल्यूएट कर लें उसे। हमारा एक ऑफिसर बनता है NDA से 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, एक और बनता है IMA से 18 महीने के बाद, और एक और बनता है OTA से 10 महीने के बाद। तीनों के तीनों लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। ट्रेनिंग स्टैंडर्ड कैसे नीचे हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने स्पेसिफिक पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग कर्टेल इंडियन आर्मी में पहली बार नहीं हुई है। बहुत लेटेस्ट अगर आप पीछे जाते हैं तो 2002 में भी सेंटर्स में ये ट्रेनिंग कर्टेल कर 6 मंथ्स कर जवानों को भेजा गया था, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा था उस समय कि यस कारगिल युद्ध शायद बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या एस्केलेट हो जाएगा। और ऐसा एक भी एग्जांपल नहीं है कि जो 3 महीने की ट्रेनिंग करके आया तो उसने पीठ दिखाया हो।
we had some problems in the 1962 operation, not because of our training, not because of the quality of our soldiers. It was some other reasons that we had suffered that time. ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोग कुछ ना करो, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में रहने जाओ, आप ऑटोमेटिकली 50% तो वैसे ही बन जाओगे आप। हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे हैं, इतने प्योर हैं, इतने टेस्टेड हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं। और जवान का ये बेसिकली ट्रेनिंग के अंदर क्या है, वो इंस्टिंक्ट है। जिस दिन आपके अंदर वो जवान की इंस्टिंक्ट आ गई, बाकी चीज़ें तो आप ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है चलेंगे। ऑपरेशन में कुछ नहीं हुआ था ऐसा, 3 महीने के बाद लोग फाइल नहीं पहुँच गया था। राजनीति से रिलेटेड के उसमें ट्रेनिंग के ऊपर मेरा एक आपको मैं बता दूं, ये ट्रेनिंग जो सेंटर्स में होती है वो बेसिक ट्रेनिंग होती है जी। आर्म फोर्सेस में ट्रेनिंग आपकी रिटायरमेंट तक होती रहती है, अभी भी हो रही है हमारी। जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलती है, आप वेरियस कोर्सेज करते हैं अलग अलग, तो आपको हमेशा अपग्रेड किया जाता है। आप 50 साल की उम्र में भी जाके कोर्सेज करते हैं। I'll give you example, मैं 50 साल की उम्र में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क स्टडी मसूरी मैं कोर्स किया था, ताकि वो भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। जो बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए 6 महीने काफ़ी है। रिटायरमेंट तक हम सब की ट्रेनिंग चलती रहती है। सर, मैं कुछ कहना चाहता था कि लोगों के मन में शंका है, जिस प्रकार से मास्टर स्ट्रोक पहले हुआ था नोटबंदी वगैरह का, लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ये जो अग्निपथ और अग्निवीर की जो योजनाएं हैं, ये पिछले 1.5-2 साल से लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। और जितनी सारी स्कीमें बनी हैं, ये यूथ के लिए, जो यंग लड़के हैं उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। ये ज़्यादातर सवाल आप लोगों ने पूछ लिए हैं। ट्रेनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद भी जो 21 साल का होगा या 25 साल का होगा, तो वो जवान होगा बिल्कुल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, बैंकिंग में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, और एज ट्रेडमैन भी वो कॉन्फिडेंट रहेगा, क्या कहते हैं, मैं कहीं भी नौकरी कर सकता हूँ। और उसको सारी सुविधाएं फौज में मिल रही हैं। ट्रेनिंग में जो जाएंगे, ये लोग जाएंगे, पलटन की 800-900 नफरी होती है। ये 100 आदमी वहाँ नए आ जाएंगे तो 700 आदमी को संभाल लेंगे, उनको गाइड कर लेंगे, उनको ट्रेन कर लेंगे। तो हमारे विचार में ये स्कीम बहुत अच्छी है। और जो सड़क पे दंगा फसाद हो रहे हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, ये मान के चलिए कि ज़्यादा जो दंगा कर रहे हैं, इनमें से आधे आदमी फौज में जाने के लिए पहले ही तैयार नहीं थे। ये केवल दंगा करने के लिए आए सड़कों पे, और अगर ये दंगा कर रहे हैं तो फौज में आने के लिए फिट भी नहीं है। तो सबका काम है, आप वो कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर के, आप उसको मतलब न माने या जो असंवैधानिक है, लेकिन सड़क पे आना और ये दंगा करना, फसाद करना, प्रॉपर्टी जलाना, ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक मेरे को लगता है, ये ऐसे बच्चे नहीं हैं जो फौज में आना चाहते थे, इनको उत्तेजित किया जा रहा है पीछे से कि तुम जाके ये करो, सड़कें बस जलाओ, ट्रेन जलाओ। तो हमारे विचार से ये लोग बिल्कुल सोल्जर के लिए फिट नहीं थे। कृपया कर आप तीनों मिलकर डिसाइड कर लीजिए, इसमें फौज को बीच में मत लाइए। फौज का काम है ही नहीं कि आप और आपकी राजनीति के बीच में हम किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन। एक पॉइंट मेरी तरफ से, ये जो अग्निवीर है, फौज की नौकरी जॉब नहीं है, वो एक जुनून है। सामने एक दिन का मातृभूमि के लिए सेवा का मौका, जब वो जुनून एक बारी इंसान में आ जाएगा, तो भाई साहब ने पूछा था कि वो बैड एलिमेंट्स के साथ 4 साल के बाद में मिल सकते हैं। जब 4 साल तक किसी जवान के दिमाग में वो जुनून डाला जाएगा, वो माफिया के साथ या अनवांटेड एलिमेंट्स के साथ मिलेगा, बल्कि जो मिले हुए हैं उनको भी तोड़ के ले आएगा कि मत करो ये काम, ये गलत है। सर, नो डाउट अग्निपथ बहुत अच्छी स्कीम है, उसके सब पॉइंट्स हमको पता है, लेकिन मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है? सुधार, ओके, या कोई ऐसा पॉइंट है जिसे हम लोग चेंज कर सकते हैं? ऐसा है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लें पहले। 3 क्वेश्चन होगी क्या इससे?
ओके, रेजिमेंटेशन, ओके ठीक है। और जो पहली भर्ती कब से होगी, कुछ जानकारी आप लोगों को? पहली भर्ती, चलो 3 सवाल है। 24 जून अनाउंस हो गया। नहीं देखिए, पहली भर्ती आपको भी मालूम है, उन्होंने बोला है 90 दिन के अंदर अनाउंस करना है और उससे अगले 90 दिन के अंदर भर्ती स्टार्ट होनी। सो 180 दिन के अंदर आपकी पहली भर्ती अंदर ज़रूर होगी। ये मेरा नहीं, अनाउंस्ड रिटन डॉक्यूमेंट है। आपने बोला सुधार होगा या नहीं होगा, अगर हमने करी है, हर चीज़ में सुधार होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक बात बता दीजिए, हमारे में कौन आइडियल है? कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है। अभी आपको लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, एज इट इज ये अच्छी है? 3-4 दिन में कई बदलाव। देखिए ये वो वाली बात हो गई जिसको अगर हम बिल्कुल सही मायने से अगर इसको एनालाइज करें, क्योंकि मैं अफेक्टेड नहीं हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ ठीक है। जो बेचारा बच्चा अफेक्टेड है, देखिए हमें ये बात एक तरफा नहीं लेनी चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें से कुछ जेन्युइन है, इनमें से कुछ नॉन जेन्युइन है। नॉन जेन्युइन बेनिफिट ऑफ डाउट ले ले, लेकिन जेन्युइन बच्चे के साथ जाती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि उसका सिलेक्शन कैसे हुआ। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, हमने ये गांव-गांव जाकर ट्राई भी कर देख लिया, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो हमें कागज़ दिखा पाया हो कि यस उसके पास सिलेक्शन का जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन है। यस उसका जो कहना है, जो उसने अपने पिताजी माताजी को बताया है, और इसलिए माता पिता थोड़े से एग्रेसिव भी हो रहे हैं। माता पिताजी का कहना है साहब हमारा बच्चा बोलता है हो तो हो गया। मैं कहा जी सामने खड़ा करिए। जब बच्चा सामने खड़ा हो, तू किस में हुआ? बोला जी मैं दौड़ में हो गया। क्या दौड़ अपने आप में अकेला आइटम है आपके सिलेक्शन का? ये आपको भी पता नहीं है। दौड़ के अलावा 17 आइटम और हैं जो फिजिकल में और होते हैं, एक नहीं है 17 और है, दौड़ अकेली नहीं है। दूसरी बात, फिजिकल्स में हो गया, बड़ी अच्छी बात है। फिजिकल अब एक पूरा वो 17-18 का ब्लॉक आ गया, 17 उसके बाद और किस में हो गया तुम्हें? कहता बस सर हो गया मेरे लिए। तो मैंने कहा कैसे, मेडिकल कौन कराएगा? एक और बच्चे ने बोल दिया सर मेरा मेडिकल भी हो गया। दैट मीन्स फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया। मैंने ये भी मान लिया कि तू डिजर्व करता है। रिटर्न कहाँ हुआ तेरा? मैं कह रहा हूँ रिटर्न भी हो गया, तो भाई साहब अभी मेरिट लिस्ट कहाँ आई, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन कहाँ आई? बच्चे ने अपने अंदर एक होप पैदा करी है, उसने अपने घर वालों को अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए बोला जी मेरा हो गया। लेकिन जब हम कागज़ों पर आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे बच्चों के पास वो कागज़ नहीं है कि वो सेलेक्ट हो गए। ये एक भ्रम पैदा कर रहे हैं बच्चे भी, क्योंकि वो अब जो आ गई बात, कुछ बच्चों ने ये भी बोला सर अब आप एक बात बताइए, तो ये पहले वाली जो स्कीम थी, जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट थी, इसे आप बंद क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट का डिसीजन है। पहली बात, फौज ने उसके अंदर कुछ मेरिट देखी है। देखिए ये कहना गलत हो जाएगा कि हम ही सब समझदार हैं, जो सर्व कर रहे हैं वो भी कम समझदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एनालाइज नहीं करते। ये जब चीज़ें एनालाइज होती है कहाँ से होती हैं? एक जो सैनिक जाएगा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा रेजिमेंट में, तो रेजिमेंट के पास ये स्कीम भेजी गई होगी और उसको कमेंट करवाया होगा कमांडिंग ऑफिसर से, ब्रिगेड से, डिवीजन से, कोर से, कमांड से। स्टेप्स हैं, और मैं आपको फौजी होने के नाते बड़ी फ़ख्र से कह सकता हूँ, कोई भी एक स्टेप आप इसमें मिस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते चल यार हमने डिसाइड किया है तो हो गई बात, लिख दो इसमें कि सब लोगों ने यही बोला है। नहीं, इंडियन आर्मी में बड़ी क्लैरिटी है कि अगर कमांडिंग ऑफिसर को लगता है कि ये चश्मा मेरे लिए ठीक नहीं है तो इस पे लिखेगा नॉट रिकमेंडेड और आगे बढ़ा देगा। आप बाकी सारे रिकमेंड कर दो, लेकिन मेरा लिख कर जाएगा कि नॉट रिकमेंडेड। सर मेरा एक सवाल है जी सर, जो देश में आज इतनी सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है और जो इतना गतिविधियाँ चल रही है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, सर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं उल्टा चलूँगा। देखिए कोई भी ऐसी हरकत जो नियम कानून के विरुद्ध है
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो आपने अभी देखा है कि जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ है, चाहे वो ट्रेन जलाना हो, चाहे अन्य जगहों पर डिसरप्शन करना हो, या बसों को जलाना हो, ये सभी के लिए जो लोग वहाँ पर मौके पे गए थे, जिन्होंने ये कार्य किया है, ये घृणित कार्य किया है, उनके आइडेंटिफिकेशन हो गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और सब लोगों के खिलाफ पहचान करके उनके खिलाफ जो भी पनिशमेंट है ऐसे हरकतों के लिए उनको जरूर दिलाया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है और इसके लिए विशुद्ध रूप से वही एंटी सोशल एलिमेंट्स, वही क्रिमिनल्स रिस्पॉन्सिबल हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है और की जा रही है।